कबड्डी लीग सीजन 12 में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनको काफ़ी अच्छे पैसे में खरीदा गया था। साथ ही में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जिनको एफबीएम कार्ड के जरिए टीमों ने भरोसा दिखाया। कुछ प्लेयर्स को वापस बाई बैक किया लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं कर पाए टीम को और इस सीज़न पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। तो इस वीडियो में जानेंगे 10 बड़े प्लेयर जो कि सीज़न फ्लॉप रहे। A to Z आपको पता चलेगा, विद रीज़न जानने को मिलेगा कि वो खिलाड़ी क्यों फ्लॉप रहा। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है और वजह के साथ हम जानेंगे कि वो खिलाड़ी क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाया। अब कुछ चीज़ें और है, कुछ बड़े नाम आपको इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं वो विद रीज़न बताऊंगा क्यों कारण ऐसा होता है कि वो प्लेयर इंक्लूड नहीं हुआ है, क्या मैचेस गिने जाते हैं या कुछ और वजह भी होती है। तो A to Z बात करेंगे। 10 बड़े नाम का लिस्ट बनाया मैंने जो इस सीज़न पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। अगर कोई नाम आपको मिसिंग लग रहा है, कुछ अप्रोप्रिएट रीज़न आपके पास है तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मैं उस लिस्ट को भी देखूंगा और मुझे अगर अच्छा लगे कमेंट तो मैं रिप्लाई भी करूंगा। शुरुआत करते हैं। 10 बड़े प्लेयर्स। दबंग दिल्ली चैंपियन बन चुकी है इस सीज़न, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स फ्लॉप रहे अच्छे पैसे देने के बावजूद, टीमों के भरोसे के बावजूद। इस लिस्ट की शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे बड़े नाम PK सीजन 12 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर मोहम्मद रेजा सादलू चियाने के साथ। सादलू जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं और टीम को चैंपियन बना देते हैं। पटना में बहुत अच्छा खेले, पुणे को चैंपियन बना दिया, हरियाणा को लास्ट सीजन चैंपियन बना दिया, अच्छा खेले। इस बार आए वो गुजरात में, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देखने को मिला। 17 मैचेस खेले, 65 टोटल पॉइंट्स। अब एक ऑलराउंडर है तो दोनों पॉइंट्स को गिना जाएगा। एवरेज 3.69 का था जो बिलो एवरेज है। सादलू जैसा प्लेयर से हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं और ऑक्शन में इनको 2 करोड़ 23 लाख में खरीदा गया था। इस सीजन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे सादलू। लास्ट सीजन भी 2 करोड़ से ऊपर में गए थे, 2 करोड़ 12 लाख में गए थे आई गेस। इस सीजन 2 करोड़ 23 लाख सबसे महंगे बिके इस ऑक्शन में, लेकिन अपनी धनराशि को स्पष्ट नहीं कर पाए और ऐसा हम किसी ने नहीं सोचा था कि सादलू का परफॉर्मेंस इतना डाउन होगा। हो सकता है कप्तानी दे दिया गया था इस सीजन तो उसके कारण थोड़ा प्रेशर फील किया सादलू ने। दो मैं ये नाम नहीं डालना चाहता था फ्लॉप में, क्योंकि 65 पॉइंट्स एक ठीक ठाक सा स्कोर है, लेकिन जब आप 2 करोड़ 23 लाख के हिसाब से बात करते हो तो ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आप सबको मालूम होगा और आप सब एग्री भी करेंगे। तो 2 करोड़ 23 लाख में कम से कम अगर 90-100 पॉइंट भी होता तब भी हम मान लेते हैं हाँ थोड़ा डाउन हुआ है परफॉर्मेंस। लेकिन सादलू इस सीज़न नहीं चल पाए और गुजरात भी नहीं चल पाई, लेकिन उम्मीद है मोहम्मद रेजा सादलू अगले साल हमारे सादलू बहुत अच्छी तरीके से वापसी करेंगे और अपना वर्थ प्रूव करेंगे जहाँ भी हो जाएंगे। नंबर 2 पे जो सीज़न फ्लॉप रहा है उनका नाम है दीपक सिंह। आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे। पटना पायरेट्स के राइट कवर डिफेंडर, बहुत ही शानदार गया था लास्ट सीजन 11, लेकिन इस बार इनको रिलीज़ करके ऑक्शन में भेजा गया था और पटना पायरेट्स ने अपने एफबीएम का कार्ड दिखाया और जो रूल आया है 1 सीज़न 2 सीजन के लिए आप एफबीएम यूज़ कर सकते हो, उस चलते दीपक राठी पे 2 साल का एफबीएम यूज़ किया। पटना ने इतना भरोसा दिखाया। लास्ट सीजन आई थिंक 75 से ज़्यादा टैकल पॉइंट से दीपक राठी के कवर के लिए आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था दीपक सिंह का, लेकिन इस सीज़न अपना नाम जो प्राइस टैग उसको फुलफिल नहीं कर पाए एंड सिग्निफिकेंट ड्रॉप नजर आया इनके परफॉर्मेंस में। कुल 21 मैचेस में 33 टैकल पॉइंट्स विद एवरेज ऑफ 1.52 और 86 लाख में इन पे 2 साल का एफबीएम यूज़ किया गया था। अगले सीजन भी ये पटना में ही रहेंगे। एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 12 और 13 सीजन, लेकिन दीपक राठी का ये परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट ड्रॉप नज़र आया परफॉर्मेंस वाइज और इतने अच्छे धनराशि देने के बावजूद भी दीपक राठी नहीं चल पाए। एक हाई फाइव लगाया इस सीज़न, वो भी लास्ट के आई थिंक ये एलिमिनेटर में क्वालीफायर 2 में आया था टाइटंस के खिलाफ। मात्र एक हाई फाइव पूरे सीज़न में, इतना अच्छा पैसे देने के बावजूद भी दीपक राठी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इस प्राइस टैग के हिसाब से ये परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं कहलाया जा सकता। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्लेयर पे जिनका नाम है नीतीश कुमार। बंगाल वॉरियर्स के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। इस सीज़न बंगाल ने इनको स्टैंड बाई कैप्टन की तरह बनाया था, मतलब डिफेंस कैप्टन की तरह। कप्तान देवांग दलाल थे एज अ वाइस कैप्टन, एक तरीके से लीड ही कर रहे थे, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जब से यूपी से कहीं और गए ना, परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लास्ट सीजन भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस सीज़न बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला और इस सीज़न नहीं चल पाए नीतीश कुमार। बहुत मैचेस में इनको बाहर भी किया, बाद में बहुत मौके दिए कोच साहब ने। 11 मैचेस में 13 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 1.18। ये परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रेज वर्थी नहीं कहलाया जा सकता। बहुत डाउन परफॉर्मेंस है ये नीतीश कुमार जैसे प्लेयर से हमें बहुत उम्मीदें होती है और 20,25,000 में इन पे एफबीएम कार्ड एक सीज़न के लिए यूज़ किया गया था। मेरे को याद है बंगाल ने बिड किया था, वहाँ से दबंग दिल्ली ने बिड किया था, लेकिन बंगाल ने भरोसा दिखाया और ऐसा लग रहा था कप्तानी मटेरियल भी देखेगी और परफॉर्मेंस और अच्छा होगा।
वैसे नेशनल्स वगैरह में ठीक खेलते हैं, लेकिन इस सीज़न पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। मौके भी दिए बंगाल ने, 11 मैचेस दिए लेकिन 13 टैकल पॉइंट्स। ये परफॉर्मेंस हम नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं कर सकते थे। अगला नाम आता है परवेश भैंसवाल का। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत शॉकिंग नाम भी लग सकता है। सुनील परवेश की बात हो, परवेश इस लिस्ट में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, सुनील कुमार शानदार खेल रहे हैं, परवेश भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परवेश का परफॉर्मेंस अकेला का दम पे वो नहीं आ रहा। इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं, लास्ट सीजन भी आई थिंक 40 से कम टैकल पॉइंट्स थे। इस सीजन कुल 19 मैचेस में सिर्फ 33 टैकल पॉइंट्स थे और एवरेज देखो 2 से कम का है, 1.73 का। और ऑक्शन में 25,10,000 रुपये इन पे एफबीएम कार्ड यूज़ किया गया था युवा द्वारा एक सीज़न का, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाए। मुझे याद है इनको भी दबंग दली ने खरीद लिया था ऑक्शन में, लेकिन वही है ना, एफबीएम कार्ड था युवा के पास और युवा चाहती थी सुनील की इर्द गिर्द टीम बनाने के लिए, तो उन पर एफबीएम कार्ड भी यूज़ किया। लेकिन परवेश भैंसवाल का परफॉर्मेंस अगर मैं इंडिविजुअली कहूँ तो वो अच्छा नहीं है। 19 मैचेस 33 टैकल पॉइंट्स, ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है परवेश के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ मैचेस सब्स्टिट्यूट में भी ऐड हो जाते हैं। अगर खिलाड़ी 1 मिनट के लिए भी आ रहा है वो मैच भी ऐड हो जाता है, लेकिन परवेश को बहुत मौके दिए युवा ने। ये सीज़न परवेश के लिए नहीं था, लास्ट सीजन भी उतना अच्छा नहीं था। परवेश उम्मीद करेंगे अगले साल अच्छी वापसी करे। अगला नाम एक और बड़ा नाम आता है संकेत सावंत का। पुनेरी पल्टन से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है वैसे। संकेत लेफ्ट कवर खेलते हैं, लेकिन पटना ने इस बार इनको ऑक्शन में खरीदा और मैं जानता भी था। अनूप कुमार संकेत के पीछे पहले भी मतलब एनवाईपी जब आए थे, अनूप का अच्छा योगदान भी रहा है पुनेरी पल्टन के टाइम में। लेकिन इस बार संकेत सावंत ऑक्शन में आए और अनूप पटना पायरेट्स के कोच थे अनूप कुमार सर, और संकेत सावंत को बहुत विश्वास दिखाया था। पुणे ने उनको रिलीज़ किया, ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया संकेत सावंत। इतने मौके मुझे नहीं था कोई खिलाड़ी मतलब कोई कोच ने खिलाड़ी को दिया होगा जितना संकेत सावंत को दिया गया था। मतलब स्टार्टिंग के 10 मैचेस प्रॉपर्ली खेले, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हुए, लेकिन 5 टैकल पॉइंट्स, 10 मैच में 5 टैकल पॉइंट, एवरेज 1 से भी कम का, ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। और संकेत सावंत का ये सीज़न उतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक गया। और 40,50,000 में इनको एक बहुत अच्छे प्राइस में खरीदा गया था पटना पायरेट्स द्वारा, और पुणे ने इन पर एफबीएम यूज़ नहीं किया कि पुणे माइंड मेकअप बना चुकी थी। एंड जो हेड कोच बने पुणे के अजय ठाकुर सर, उन्होंने कहा भी था कि हमें गुरदीप को लेना था, इसलिए हमने संकेत को छोड़ दिया ऑक्शन में और हमने उन पर एफबीएम यूज़ नहीं किया। इतना विश्वास टीम दिखाती है, लेकिन संकेत सावंत इस साल नहीं गरज पाए। वैसे काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नाम है संकेत सावंत, लेकिन इस सीज़न बहुत डिसअपॉइंट किया पटना के लिए उन्होंने। परफॉर्मेंस अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं रहा है, 1 से कम का एवरेज संकेत जैसे प्लेयर के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। उम्मीद है अगले साल अच्छी वापसी करके दिखाएंगे संकेत सावंत। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्लेयर पे, जो इस फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में उनका नाम आता है नितिन रावल। नितिन रावल एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, काफ़ी होनहार प्लेयर माने जाते हैं। बुल्स के लिए जो सीज़न गया था ना लास्ट सीज़न, आई थिंक टॉप 5 डिफेंडर्स नंबर 2 पे फिनिश किया था नीतीश कुमार ने, नितिन रावल ने अगर 2 या 3 पे फिनिश किया था लास्ट सीज़न। लेकिन इस सीज़न जयपुर में इनकी कैरियर का शुरुआत हुआ था, जयपुर ने इनको ऑक्शन में वापस लिया इतनी सीजन्स के गैप के बाद, लेकिन नितिन रावल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी इस सीज़न। और बहुत बार सब्स्टिट्यूट भी किए गए थे नितिन रावल, कप्तान बने जयपुर के, और कभी कभार ऐसा देखने को मिलता था जब वो मैच भी नहीं खेलते थे तो सिर्फ टॉस के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर आते थे, फिर वापस चले जाते थे बेंच में। तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। 17 मैचेस टोटल मैचेस खेले ये, 14 टैकल पॉइंट्स, 0.7 का एवरेज, और 50 लाख के धनराशि में इनको ऑक्शन में खरीदा गया था। और बुल्स इनको लेना नहीं चाहती थी, वो स्पष्ट हो गया था। बीसी रमेश ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम यंग प्लेयर्स को लेंगे, तो जयपुर को मालूम था या फिर हम लेंगे या फिर कोई और टीम लेगी, लेकिन नितिन रावल का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ और है, जयपुर ने इनको सब्स्टिट्यूट काफ़ी किया, लेकिन ऐसे लिस्ट में इनका नाम नहीं बनता, लेकिन मौके भी काफ़ी दिए। पहले 2-3 मैचेस में इनके 3-4 टोटल टैकल पॉइंट्स थे, एक भी हाई फाई भी सीज़न नहीं लगा पाए नितिन रावल। और ये सीज़न बिल्कुल नितिन रावल के लेवल का नहीं था, बहुत ही डाउन हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। उम्मीद है अगले सीज़न वो जहाँ भी जाए पूरे मौके दिए जाए और अच्छी तरीके से टीम को चलाए, जो भी रोल में देखे। लेकिन ये सीज़न फ्लॉप रहा है नितिन रावल का, आई होप आप सब इससे एग्री करेंगे। अगला नाम आता है सोमवीर गुलिया का। इतने मौके प्रो कबड्डी ने जिस प्लेयर्स को दिया है, सोमवीर गुलिया भी उनमें से एक है। गुजरात के लिए काफ़ी अच्छा खेलते थे सोमवीर गुलिया, और जहाँ तक मुझे मालूम है 2-3 सीज़न आई थिंक गुजरात के साथ खेले थे, लेकिन इस बार गुजरात ने रिलीज़ किया, मतलब एफबीएम कार्ड से वापस गुजरात ले लेती थी इनको ऑक्शन में। लास्ट टाइम आई थिंक सीज़न 11 की बात है, 20 लाख के एफबीएम में लिया। लेकिन इस बार पटना पायरेट्स में आए, अनसोल्ड जाने के बाद इनको लास्ट राउंड में बेस प्राइस 13 लाख में लिया गया। परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, और अनूप कुमार के फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं, इनको भी ले लिया संकेत की तरह। 7 मैचेस खेले, 2 टैकल पॉइंट्स, और एवरेज बोलने में भी क्या बोलूँ मैं, 0.28 का एवरेज रहा।
मौके 7 मैचेस के ही मिले, लेकिन काफ़ी बार सोमिर को प्रॉपर्ली इन्होंने राइट कॉर्नर में खिलाया पटना पायलट्स ने। अनूप कुमार ने बहुत मौके दिए, लेकिन सोमिर का ये सीज़न बिल्कुल नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिला है सोमिर गुलिया का। अनसोल्ड जाने के बाद एक और मौका पटना ने इनको दिया, लेकिन बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और सोमिर गुलिया के लिए भी ये सीज़न बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी पे जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं। उनका नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्रो कबड्डी के एक और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बुल्स के फॉर्मर कैप्टन रह चुके, लेकिन लास्ट कुछ सीजन से यूपी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। मुंबा के भी कप्तान रह चुके। महेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इस बार ऑक्शन में रिलीज़ किया था यूपी योद्धाज ने। इनका ये प्लानिंग था कि हम एफबीएम से ले लेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया। इनको ऑक्शन में भेजा और बहुत सस्ते में इनको एफबीएम कार्ड यूज़ कर लिया गया था महेंद्र सिंह पे। तो यूपी योद्धाज की क्या चाहती कि हम कोर को रखेंगे। जरूर टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, अब तो कोच साहब भी रिजाइन हो चुके, लेकिन महेंद्र सिंह पे काफ़ी फेथ दिखाया और ऑक्शन में एक एक्सपीरियंस के तौर पर इन पर एफबीएम कार्ड यूज़ किया। और महेंद्र सिंह इस बार बेस प्राइस में भी, कि 20 लाख का बेस प्राइस था, कैटेगरी बी में आए थे, खरीद लिया था इनको भी दबंग दिल्ली ने, लेकिन यूपी ने 1 साल का एफबीएम कार्ड यूज़ किया। मतलब महेंद्र का सफ़र इस सीज़न तक का ही था, आगे भी हो सकता है, यूपी पे डिपेंड करता है। वो 18 मैचेस, 22 टैकल पॉइंट्स, 1.22 का एवरेज। तो ये वो महेंद्र सिंह नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। हम वो महेंद्र सिंह को जानते हैं जो 55 टैकल पॉइंट्स, 45-50 टैकल पॉइंट्स स्कोर करते थे बुल्स के लिए। लास्ट सीज़न ठीक ठाक सा था, लेकिन इस सीज़न बहुत डाउन हो गया परफॉर्मेंस महेंद्र सिंह का। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेरे को भी थी महेंद्र सिंह से कि वो अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए ये सीज़न महेंद्र सिंह। तो बिल्कुल फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में उनका नाम आएगा, और आप सब इससे एग्री करेंगे। और आगे आऊँगा मैं प्लेयर जिनका वेट कर रहे हो, सचिन तंवर वगैरह का, उन पर मैं आगे बात करूँगा क्या वो लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। अगला नाम पे चलते। नाम आता है यहाँ पे आशीष नरवाल का। लास्ट सीज़न विजय मलिक के साथ जो डुओ बनाया था रीडिंग में, वो पवन की इंजरी के बाद थे, वो थे आशीष नरवाल। पवन की इंजरी के बाद इनको मौका मिला फटाफट, और आशीष नरवाल ने परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार किया। एज अ सेकेंड रेडर विजय के साथ खेले थे जब पवन इंजर्ड थे, बहुत प्रूव किया। लेकिन ये सीज़न बहुत डिसअपॉइंटिंग था, और कोच साहब ने जब मैच बाय मैच अच्छा नहीं करे थे, कोच साहब ने प्रेस में कह दिया था कि आशीष को अब हम नहीं खिलाएंगे। वो जो गलती किया टाई ब्रेकर में बंगाल वाले मैच में, टैकल हो गए थे पहले रेड में। 9 मैचेस, 12 रेड पॉइंट्स। लास्ट सीजन आई थिंक 110-120 जितने इनके रेड पॉइंट्स थे। इस सीज़न 9 मैचेस में सिर्फ 12 पॉइंट्स, 1.33 का एवरेज एज अ रेडर। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है। और ऑक्शन में 15,70,000 में इनको खरीदा गया था टाइटंस द्वारा। इनको खरीद लिया था यहाँ पे दबंग दिल्ली ने, लेकिन टाइटंस ने एफबीएम यूज़ किया एक सीज़न के लिए, लेकिन बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए। हमारे 10वें और फाइनल प्लेयर जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं, मयूर जगन्नाथ कदम इनका नाम है। और मयूर कदम की बात करते हैं तो बंगाल ने इस बार ऑक्शन में भेजा मयूर कदम को, और बेस प्राइस 13 लाख में आपको मिल गए थे। आपने एफबीएम कार्ड यूज़ किया, इनको खरीद लिया गया था। आई थिंक पटना पायरेट्स ने ऑक्शन में खरीदा था मयूर कदम को, लेकिन बंगाल ने एक सीज़न का एफबीएम कार्ड यूज़ करके इनको वापस ले लिया। लास्ट सीजन डिसेंट सा गया था, और मयूर कदम भी अपने आप को बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए। 7 मैचेस खेले पहले, और 7 टैकल पॉइंट्स। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। 7 मैच में आप सिर्फ 7 टैकल पॉइंट स्कोर करते हो एज अ राइट कवर, 1 का एवरेज, और बाद में ये इंजर्ड भी हो गए थे। और टैकल स्ट्राइक रेट 25% था, जो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इतना परसेंट आपका टैकल स्ट्राइक रेट होता है। फिर बाद में इंजरी के कारण ये बाहर हो गए थे, इनके जगह कोई और खिलाड़ी ने रिप्लेस किया था। तो मयूर कदम का भी ये सीज़न बिल्कुल नहीं रहा, तो ये भी इस लिस्ट में जगह बनाते हैं सुपर फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में। अब आते हैं उन नामों के बारे में जिनके आप वेट कर रहे हो। सचिन तंवर का है, मनिंदर सिंह का है, सुरजीत सिंह का है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले स्टार्ट करता हूँ सचिन तंवर से। करोड़पति बने सीजन ऑक्शन में, लेकिन सचिन को इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि पुनेरी पल्टन ने अपने कोर आदित्य सिंधे, असलम और पंकज को ज़्यादा खिलाया। सचिन तंवर को अचानक से लाती थी, तो वो भी क्या करेगा जब तक उनको मैच प्रैक्टिस आप नहीं दोगे, आप मैट में नहीं लाओगे। आपके रेडर्स ऑलरेडी सेट हो चुके थे, और अगर मैं सचिन तंवर को अब यहाँ पर इस लिस्ट में जगह बनाऊँ तो ये सही नहीं है। तो सचिन तंवर को मौके नहीं मिले, ये सबको मालूम है, और वो इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग। इतने पैसे देने के बावजूद भी पुणे की भी गलती नहीं है, सचिन की भी गलती नहीं है, लेकिन सचिन तंवर को मौके नहीं मिले, यही सच्चाई है। मनिंदर सिंह पे भी आएंगे, आकाश सिंधे पे भी आएंगे। पहले अब मनिंदर पे चलते हैं। माइटी मनिंदर, 20 लाख का बेस प्राइस में पटना ने इनको पहले राउंड में ही खरीद लिया था। प्रदीप के बाद इनका ही नाम आया था। तो मनिंदर सिंह को भी यहाँ पे ऑक्शन में खरीद लिया गया था पटना पायलट्स द्वारा। और अनूप कुमार जब कोच थे, स्टार्टिंग में मौके भी दिए, और 2 सुपर 10 लगाया मनिंदर सिंह ने। 7 मैचेज में आई थिंक 40 के आसपास इनके रेड पॉइंट्स थे, 2 सुपर 10 थे। लेकिन बाद में ना ऐसा था कि बोनस पे बहुत रिलाई कर रहे थे मनिंदर सिंह, और बाद में बता दिया गया था इनको इंजरी हो गया है। फिर पता चलता है कि मनिंदर ना सब्स्टिट्यूट में है, ना स्टार्टिंग 7 में है, वो तो वहाँ बैठे हैं स्टैंड्स में। एंड बाद में पटना ने इनको मौका दिया ही नहीं, क्योंकि मिलन दहिया
भैया चमकने लग गए, अंकित राणा चमकने लग गए और बैकअप में आपने सुधाकर को रखा ही था। तो वहाँ पे ना युवा खिलाड़ियों ने अपना पोजीशन पक्का कर लिया था। मनिंदर सिंह फिर बाद में आए नहीं, दिखे नहीं हमें, तो इसीलिए फ्लॉप प्लेयर्स में क्यों नहीं आएंगे, मौके इनको नहीं मिले। बहुत बार आपने बेंच भी किया और 2 सुपर 10 भी लगाया, तो फ्लॉप प्लेयर्स में इनका नाम नहीं आ सकता सचिन की तरह, क्योंकि इनको पूरे मौके नहीं दिए गए। सुरजीत सिंह पे आते, अब जब टीम चैंपियन बन जाती है ना तो ज़्यादा सोचा नहीं जाता कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला, लेकिन बात ये था कि सुरजीत सिंह जैसा प्लेयर जब एक्सपीरियंस दिखाना था उन्होंने काम किया, फाइनल में 2-3 टैकल पॉइंट लाए। तो जो प्लेयर क्रूशियल सिचुएशन में आपके लिए पॉइंट ला के देता है तो उतना बात उनके ऊपर किया नहीं जाता। तो सुरजीत के लहजे से उनके ऑक्सीजन प्राइस को देखते हुए वो डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। उसके बाद आकाश शिंदे पे आते, 15 मैचेस में 68 टैकल इनके टोटल पॉइंट्स है, ऑलराउंडर है, रेडिंग भी, डिफेंस में भी योगदान दिखाया। कोच BC रमेश ने काफ़ी भरोसा दिखाया था आकाश शिंदे को जब खरीदा। पहले आपने मौके दिए, फिर 2 सुपर 10 लगाया भी इस सीज़न, फिर बाद में फिर ड्रॉप करते, फिर आप उनको स्टार्टिंग सेवन में लाते हो, फिर सब्स्टिट्यूट में रखते हो। जगह सेटल ही नहीं हुआ आकाश शिंदे स्क्वाड में, बुल्स के स्क्वाड में। आपको सच्चाई बताऊं तो सुपर फ्लॉप नहीं कहलाया जाए, क्योंकि इनका रेट स्ट्राइक रेट 50 से ज़्यादा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है। अब नवीन पवन शेरावत टेस्ट में नहीं आ सकते, दोनों इंजरी से बाहर हुए। पवन शेरावत तो रिलीज़ हो गए थे और मौके नहीं मिले पवन को, फिर बाद में वो खेल नहीं पाए सीज़न पूरा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लिस्ट मैंने तैयार किया था सुपर फ्लॉप प्लेयर्स जो अपने प्रदर्शन से खुश नहीं कर पाए। गुमान सिंह का बात करते तो गुमान सिंह रह गए थे। गुमान सिंह की ये बात है कि यूपी ने इनको स्टार्टिंग में मौके दिए, 2-3 मैच वो चले नहीं, लेकिन फिर अचानक ही बेंच कर दिया। ज़्यादा आपने मौका ही नहीं दिखाया। 1 करोड़ से ऊपर आपको यूँ खरीदते हो, 3 मैच के बाद आप बेंच कर देते हो, फिर लास्ट में आप लाते हो, फिर पता चलता है गुमान अच्छा वापसी करे, तब तक यूपी बाहर हो गई थी प्ले ऑफ्स में। वही बात है, प्रॉपर्ली आप नहीं किसी को रोटेट करोगे। फिर आप शिवम सिंह को अचानक ले आए तो वहाँ पे गुमान सेट नहीं हो पाया, लेकिन रेट पॉइंट्स आई थिंक 88-90 रेट पॉइंट्स है, उस हिसाब से वो डिसेंट परफॉर्मेंस था गुमान की जो वापसी हुई थी लास्ट में। तो ये वो फ्लॉप प्लेयर्स थे। आप कमेंट करके मेरे को बताओ कौन आपको सबसे ज़्यादा फ्लॉप लगा। कोई नाम मेरे से मिसिंग है तो बताओ, टॉप 10 में वो फिट नहीं हो पाया मेरे अकॉर्डिंग, तो आप कॉमेंट करके मेरे को बताना विथ रीज़न। तो ये सुपर फ्लॉप प्लेयर्स थे अकॉर्डिंग टू मी। कॉमेंट करके बताना, PK के वीडियोज़ आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।